अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल वीक के लेक्चर नंबर 1 को समझने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स का हमारा जो है ये पूरा वीक जो है वीक 10 जो है ग्रुप 1 का, ये जो है वो न्यूमेरिकल वीक है। और इस न्यूमेरिकल वीक में हमने जो है वो 36 न्यूमेरिकल जो है वो आपने जो है वो सॉल्व करना है और हम आपको सिखाएंगे कि आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए हम आज की इस वीडियो में, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है 1997 कराची बोर्ड में आने वाला एक न्यूमेरिकल। इसमें कहा जा रहा है अ कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज एट 200 Kelvin has an efficiency 50%. It is desired to increase this to 75% by how much degree the temperature be decreased if high temperature reservoir remain at constant temperature. अब देखो भाई, यहाँ मैंने हिंट भी लिखी है कि भाई इसमें ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कार्नोट इंजन है जिसका लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। आपने डेटा में क्या किया है, सबसे पहले देखो डेटा थोड़ा थोड़ा बनाना सिखाऊंगा ना, तो आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही काबिल हो जाओगे। भाई हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, लो को T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो T2 कितना है, 200 केल्विन। और हमें कहा जा रहा है उसकी जो इफिशियंसी हमें जो बताई जा रही है ना वो कितनी है, इफिशियंसी जो हमें इनिशियल दी गई है वो कितनी है, 50%। ओके भाई 50%। और हमें कहा जा रहा है इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज दिस, हमें चाहिए एफिशिएंसी इसकी बढ़ानी। हम चाह रहे हैं कि 50 से कितनी हो जाए, हमें चाह रहे हैं कि 50 से एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 75% हो जाए। हमें कहा जा रहा है बाय हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर बी डिक्रीज, लो टेम्परेचर जो रिजर्वायर है ना उसके टेम्परेचर को कितना डिक्रीज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये सवाल दो अंदाज से आता है, या तो हाई टेम्परेचर को मजीद बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, या लो टेम्परेचर को मजीद कम करने से क्या हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ सवाल जो है वो टेक्स्ट बुक के सवाल से उल्टा है। इसमें कहा जा रहा है बाय हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर बी डिक्रीज, हमें लो टेम्परेचर वायर को क्या करना है, डिक्रीज करना है। इफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो होगा वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। यानी हमें क्या चाहिए, T2 तो दिया हुआ है लेकिन हमें दूसरा T2 चाहिए। T2 के ऊपर मैंने क्या लगाया है, डैश प्राइम। अब देखो भाई सॉल्व कैसे होगा मैं आपको सिखाता हूँ। भाई इफिशियंसी जो है ना, इफिशियंसी का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या है, 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इसमें वैल्यू पुट की, पहले इफिशियंसी कितनी रखेंगे, 50 वाली रखेंगे। T2 आपको दिया हुआ है कितना, 200 यहाँ रखेंगे। वैल्यू पुट करके आपने क्या कर लिया, T1 निकाल लिया। T1 किस में आ जाएगा, केल्विन में। देखो ये सॉल्व खुद करना है, टेक्स्ट बुक वाला तो मैंने करवाया था ना वहाँ से। अब आप कैलकुलेशन लगाकर T1 आपने क्या किया, खुद निकाल लिया। अब T1 निकालने के बाद फिर आप इफिशियंसी का क्या करेंगे, दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब की बार इफिशियंसी कितनी रखनी है, 75। T1 जो आपने निकाली है ना वैल्यू, वो यहाँ रख देंगे। T1 जो वैल्यू यहाँ आपने निकाली है यहाँ रखेंगे, और अब की बार जो T2 होगा उसके ऊपर क्या है, डैश, इसकी वैल्यू अब कुछ और आएगी, 200 नहीं आएगी। आपने T1 की वैल्यू जो यहाँ निकाली यहाँ पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, T2 डैश। आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, आपके पास आ जाएगी T2 डैश की वैल्यू। अब हमें कहा जा रहा है टेम्परेचर में कितना डिक्रीज, तो आपने क्या करना होगा, आपने डेल्टा T मालूम करना होगा। क्या करना होगा, डेल्टा T कैसे मालूम करोगे, T2 में से T2 डैश को माइनस करोगे। पहले T2 कितना था, 200 था। अब जो T2 की वैल्यू आएगी वो पहले के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। आपने T2 में से दूसरा T2 डैश जो दूसरा आ रहा है वो क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी, जो कि किस में होगी, केल्विन में। और वो आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा, देखो मैं आंसर भी बता दे रहा, वो आंसर आपका कितना आएगा, 100 केल्विन। अगर वो आपका आंसर 100 केल्विन आ गया, इसका मतलब आपने न्यूमेरिकल खुद से सही सॉल्व कर लिया। सही है। तो ये पहला न्यूमेरिकल, उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देखने के साथ सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि हाँ भाई सही आंसर आ गया या नहीं आ गया। तो इसका आंसर 100 आएगा। आइए दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास जो है, इसमें कहा जा रहा है इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस when 2000 joule of heat energy is supplied to a gas in a cylinder, the piston moves through 0.1 meter under a constant pressure of 1.01 exponent 5 Newton per meter square. If the area of the piston is 5 exponent minus 2 meter, calculate the work done and increase in internal energy of the system. तो आपके पास यहाँ जो है वो मैंने हिंट भी यहाँ लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको डेटा बनाने बताऊंगा। आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें कितना जा रहा है, हीट सप्लाई कितनी की गई है, 2000 जूल। भाई डेटा बनाया मैंने, डेटा में मैंने यहाँ लिखा हीट सप्लाई जो है वो कितनी है, 2000 जूल।
और हमें कहा जा रहा है पिस्टन ने कितना मूव किया, पिस्टन मूव थ्रू, डिस्प्लेसमेंट जो हमें दिया जा रहा है वो कितना है 0.1 मीटर। प्रेशर हमें जो दिया गया है इस सवाल में वो कितना है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें कहा जा रहा है इफ द एरिया ऑफ द पिस्टन, एरिया ऑफ द पिस्टन हमें दिया गया है 5 एक्सपोनेंट -2 मीटर स्क्वायर, -2 मीटर स्क्वायर। हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, हमें क्या करना है वर्क डन मालूम करना है। और हमें कहा जा रहा है द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, हमें डेल्टा यू भी क्या करना है मालूम करना है। तो सबसे पहले वर्क डन का आपको मालूम है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है W बराबर है ना किसके, P डेल्टा V के, चेंज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो P क्या हो जाएगा, एरिया, डेल्टा V की जगह क्या लिखा, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ लिखा ये। अब देखो भाई वर्क डन निकालने के लिए आपके पास P की वैल्यू भी है, एरिया भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। आपने इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पुट किया, आपके पास वर्क डन किस में आ जाएगा, जूल में। यहाँ तक बात पहुँच गई। फिर हमें क्या चाहिए, वर्क डन आपके पास आ गया, फिर क्या है डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये आपके पास वैल्यू थी। अब डेल्टा डब्ल्यू क्यू आपको दिया हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू आपने यहाँ से निकाला, ये वैल्यू यहाँ पुट की और आपके पास डेल्टा यू का आंसर आ जाएगा। अब वो डेल्टा यू का आंसर आपके पास कितना होगा और डेल्टा डब्ल्यू का कितना होगा, तो वर्क डन का आपके पास आंसर जो आएगा वो 505 जूल, 505 जूल। और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा 1495 जूल होगा। अगर ये आंसर आ गया इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल क्या है, सही है। फिर इसके बाद जो है वो अगला तीसरा सवाल जो आपको इस वीडियो में हम सिखाने जा रहे हैं, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड given the mass of nitrogen molecule to be 4.65 exponent minus 26 kilogram or and K 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल पर केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई और ये न्यूमेरिकल पूछा गया है 1996 कराची बोर्ड के अंदर बाकायदे ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो आइए मैं आपको डेटा बनाने बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डेटा बनाया। हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें 27, तो 27 में हम क्या करेंगे 273। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना वरना न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 27 में 273 आपने क्या किया है प्लस किया है, तो ये कितना हो जाता है 300 केल्विन, टेम्परेचर आ गया। इसी तरीके से जो वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास दिया गया है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास दिया गया है वो 4.67 एक्सपोनेंट माइनस 26 किलोग्राम हमें दिया गया है। और इसी तरीके से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो हमें वैल्यू दी गई है के की वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल पर केल्विन, ये हमें दी गई है। और हमें क्या चाहिए, व्हाट इज आर एम एस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मैंने यहाँ फॉर्मूला हिंट के तौर पर लिखा हुआ है, वी आर एम एस बराबर है 3 kT/m। आपने जो है वो क्या करना है, वी आर एम एस के अंदर इनकी वैल्यू पुट करनी है 3 kT/m। अब देखो के भी है, टी भी है, टी ये वाली वैल्यू पुट करना है, एम भी है, आपने इसकी वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है और आंसर लाना है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना होगा 515.706 मीटर पर सेकेंड, 515.706 मीटर पर सेकेंड। ये आपके इस न्यूमेरिकल का आंसर अगर आ जाता है, इसके करीब तर भी थोड़ी बहुत वैल्यू अगर यहाँ हुआ है एक आध नंबर तो कोई इश्यू नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर ये आंसर आ जाता है तो बिल्कुल सही है आपका। उम्मीद है आप ये खुद से सॉल्व करेंगे। अगला न्यूमेरिकल हमारा जो आया हुआ है वो है 1995 कराची बोर्ड में। और ये न्यूमेरिकल मैं बताऊं ना, ये न्यूमेरिकल आपकी इस तमाम पास पेपर का सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल, ये याद रखना। अगर ये सॉल्व करने में कामयाब हो गए, मैं गारंटी देता हूं कि आपके लिए कोई और न्यूमेरिकल मुश्किल ही नहीं है। ये हमारे इस पूरे तमाम पास पेपर का सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल है। इसको अच्छे से अगर मैं समझाने में कामयाब हो गया तो मेरे लिए भी कामयाबी है। इसमें कहा जा रहा है अ मीटर बार, एक बार है जिसकी लंबाई जो है ना, अ मीटर बार इज ऑफ स्टील। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है अ मीटर बार इज ऑफ स्टील, स्टील का एक मीटर बार है, इज करेक्टेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, एंड एन अदर एट -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कहा जा रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कहा जा रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों की लंबाई में क्या फर्क होगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया गया है 11 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स। अब देखो भाई, सवाल दिया गया एक मीटर बार है
जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और दूसरा मीटर बार है जो कि -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और दोनों जो है वो क्या है, स्टील के बने हुए हैं। और स्टील की हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दी गई है 11 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स। हमें कहा जा रहा है अगर हम दोनों को गर्म करें, यानी 0 वाले को गर्म करके 30 पे लेकर आए और -2.5 वाले को गर्म करके हम कहाँ लाएं, 30 पर ले आए, तो दोनों की फाइनल लंबाई में क्या फ़र्क होगा वो बताना है। अब देखो अगर मैं इसका डेटा बना दूंगा तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी आपको, वरना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल हो सकता है। 1995 कराची बोर्ड में आने वाला सवाल है। भाई देखो पहला जो है ना, उसको मैं आप कह देते हैं कि मैं नाम दे देता हूँ L1 का, सही है। अब जो है वो L1 जो है वो कितना है, 1 मीटर, और इसी तरीके से जो है वो दूसरा जो है उसको मैं नाम दे देता हूँ L1 डैश, वो भी कितना है, 1 मीटर। इसी तरीके से पहले का जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कितना है, T1 इसका जो है वो कितना है, T1 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ तो 273 केल्विन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और दूसरे का मैं कह देता हूँ T1 डैश कितना है, -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 273 ऐड करूँगा, तो इसका T1 डैश कितना है, 270.5 केल्विन। हमें कहा जा रहा है कि फाइनल टेम्परेचर दोनों का जो है वो क्या है, फाइनल टेम्परेचर दोनों का कितना है, T2 कितना दिया हुआ, सॉरी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 273 ऐड कर देता है, तो ये हो जाता है 303 केल्विन। दोनों का फाइनल टेम्परेचर ये, और हमें क्या करना है, दोनों की फाइनल लेंथ के दरमियान डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, L2 मालूम करने के लिए क्या करेंगे, L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब जो है वो L2 हमें मालूम करना है, L1 हमने जो है वो रखा है 1 मीटर, इसी तरीके से जो है वो 1 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख देना है, और डेल्टा टी कितना रखोगे, दोनों के दरमियान फ़र्क। भाई पहला जो है वो कितना था, देखो भाई डेल्टा टी की वैल्यू की बात हो रही है ना, भाई हमें दोनों में कितना फ़र्क है, ये थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा। देखो भाई हमें जो है वो L2 चाहिए ना, कौन सा, 303 केल्विन वाला। L1 कितना था इसका, L1 हमारे पास जो था 1 मीटर था ना, कितने टेम्परेचर पे था, 273। अब 273 और 303 में कितना फ़र्क है, 30 का फ़र्क है। तो यहाँ आपने अल्फ़ा की वैल्यू तो रखी, 30 यहाँ पुट किया, आपने इन तमाम को सॉल्व किया। अल्फ़ा की वैल्यू देखो न्यूमेरिकल में दी हुई कितनी है, 11 एक्सपोनेंट -6 सॉरी, आपने L2 क्या कर लिया, निकाल लिया, मीटर में आ गया। सेम इसी तरीके से L2 डैश निकालने के लिए आपने L1 डैश रखा, 1 प्लस अल्फ़ा हो गया डेल्टा टी। अब L2 डैश तो आपको मालूम करना है, L1 डैश 1 मीटर है, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू वही आपने रखी। अब डेल्टा टी यहाँ कितना रखेंगे, अब देखो ना, अब डेल्टा टी कितना रखोगे, क्योंकि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो -2 था, फाइनल इसको भी 30 पे लाना है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 303 में से ये माइनस करोगे ना, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 32.5 ये आ जाएगा। और आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा मीटर में। सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या किया, अब देख L2 डैश आ गया, L2 डैश आ गया। अब आपको डेल्टा L चाहिए ना, आपने क्या किया, दोनों में से जो ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा वैल्यू में से कम वाला माइनस कर देना, यानी L2 डैश मिसाल के तौर पर अगर ज़्यादा है तो आपने L2 डैश में से क्या किया है, L2 माइनस किया। और अगर L2 डैश ज़्यादा नहीं है, L2 ज़्यादा है, तो L2 में से L2 डैश माइनस कर दोगे, ज़्यादा वैल्यू वाले में से कम को माइनस करोगे, आपके पास डेल्टा L आ जाएगा, और डेल्टा L का आंसर होगा मीटर में। और डेल्टा L का आपके पास आंसर क्या आएगा वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, वो वैल्यू होगी 2.75। वो वैल्यू कितनी होगी, 2.75 एक्सपोनेंट -5 मीटर होगी। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आप आंसर लाएंगे। तो मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया, सॉल्व आपने करना है। फिर अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है अ हीट इंजन परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ 500 किलोवाट, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 30%, कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर। हमें 1 घंटे के हिसाब से बताने है कि कितनी हीट एनर्जी लॉस होगी। तो आप देखो भाई, हीट इंजन है जिसका पावर हमें बताया जा रहा है कितना है, भाई डेटा बनाया, पावर जो बताया जा रहा है वो कितना है, 500 किलोवाट। अब किलो का मतलब कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000, 3 जीरो बढ़ा दिए, भाई हमें पावर दे दिया गया। इफ़िशियंसी हमें जो इसकी दी गई है, इफ़िशियंसी जो हमें दी गई है वो कितनी है, ओके, इफ़िशियंसी हमें दी गई है 30%।
इफिशिएंसी हमें दी गई है 30%। ओके, कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर, हमें क्या करना है, लॉस ऑफ हीट बताना है पर आवर के हिसाब से, 1 घंटे में कितनी हीट एनर्जी लॉस होगी, मतलब टाइम हमारे पास है 3600 सेकेंड, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होती है ना, हमें हीट एनर्जी बतानी है कितनी लॉस होगी। आइए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो है वो हम क्या कर लेते हैं, वर्क डन मालूम कर लेते हैं। तो पावर बराबर होता है रेट ऑफ वर्क डन ना, पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। अब पावर हमारे पास कितना है, 50,000 जो आपने था यहाँ रखा, टाइम हमारे पास ये है, आपने सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करके क्या किया, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू मालूम कर ली, वो कितनी आ गई, जूल में। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, जूल में आ गई। अब जो है वो डब्ल्यू आपको पता है, इफिशियंसी का एक फॉर्मूला था ना, डब्ल्यू बराबर है Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये था। अब देखो भाई, आपने W की वैल्यू यहाँ रखी, यहाँ रख दी, और इफिशियंसी जो है वो आपके पास ये आ गई, यहाँ रख दी आपने 30%। आपने क्या किया, Q1 मालूम किया। अब Q1 आपके पास क्या था, जूल में आ गया, ये हीट सप्लाई है। और अब आपको मालूम है कि वर्क डन, देखो ये Q2 चाहिए था, डेटा में हमने Q लिखा ना, ये Q2 चाहिए, हीट लॉस चाहिए। तो W हमारे पास बराबर होता है किसके, Q1 माइनस Q2। Q1 की जो भी वैल्यू होगी इसमें से माइनस करोगे Q2 की वैल्यू, सॉरी W की वैल्यू आपके पास है, W की वैल्यू यहाँ पुट की, Q1 की वैल्यू यहाँ पुट की, आपने इसे वैल्यू पुट करके क्या करना है, Q2 का आंसर आएगा जो कि किस में होगा, जूल में। अब ये Q2 का आंसर आपके पास क्या आएगा वो मैं पहले से बता रहा हूँ, वो आंसर आपके पास होगा 4.2 एक्सपोनेंट 9 जूल। Q2 का आंसर क्या होगा, 4.9 एक्सपोनेंट 9 जूल। अगर ये आंसर आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद जो है अगला सवाल हमारे पास है, वो है 1994 कराची बोर्ड। A 1200 joule of heat energy are supplied to the system at constant pressure. The internal energy of the system is increased by 750 joule and the volume by 4.5 cubic meter. Find the work done against the piston and pressure on the piston. हमें कहा जा रहा है 1994 के अंदर ये सवाल आया हुआ है कि हीट एनर्जी जो सप्लाई की गई है वो 1200 जूल है, यानी डेल्टा क्यू की वैल्यू दी गई है। इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है यानी डेल्टा यू की वैल्यू है 750 जूल। हमें कहा जा रहा है वॉल्यूम जो है ना वो कितना है 450 क्यूब, डेल्टा वी की वैल्यू दी गई है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द पिस्टन एंड प्रेशर। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो भाई इसका डेटा भी खुद बनाओगे। देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू दी हुई है, इंटरनल एनर्जी दी, यहाँ से वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन आ गया, इन दोनों की वैल्यू पुट की, वर्क डन आ गया। अब वर्क डन जो है आपने यहाँ इसमें पुट किया और आपको वॉल्यूम तो दिया हुआ है, आपने यहाँ से क्या कर लिया, प्रेशर भी क्या कर लिया है, मालूम कर लिया। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। देखो ऐसे ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा तो फिर मैं थोड़ा स्पीड भी बढ़ाता जाऊँगा। तो आपके पास इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, वर्क डन का आंसर आएगा 450 जूल और प्रेशर का आंसर जो आएगा वो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमारे जो है वो न्यूमेरिकल वीक की वीडियो 1 थी जिसमें 6 न्यूमेरिकल सीखे हैं। हमें इसी वीक के अंदर जो है जो रजिस्टर्ड बच्चे हमारे हैं उनको कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने हैं, हमें पूरे 36 न्यूमेरिकल जो है वो उनसे सॉल्व करवाने, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, उनसे सॉल्व करवाने हैं। 36 न्यूमेरिकल जो पास पेपर में आने वाले हैं हीट चैप्टर के, वो सारे के सारे हम सॉल्व करवाएंगे। तो ये वीडियो नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 जितने भी ये बनते हैं उसके जरिए हम इसी वीक में 36 न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर नंबर 11 हीट के हम आपको मुकम्मल करवाएंगे। तमाम रजिस्टर्ड बच्चों को उम्मीद है आप अपनी स्पीड तेज रखेंगे और आप जल्द से जल्द सॉल्व करके वीडियो में हमें इन्फॉर्म भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।